वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, अंतिम क्लास में अपने बात कर रहे थे आवेश की और उसके बेसिक को हमने समझा था और उम्मीद करता हूं कि वो टॉपिक आपने अच्छे से याद भी कर लिया होगा। बच्चों, यदि आप रेगुलर साथ साथ में पढ़ते चलोगे तो आपको पढ़ाई है वो बोझ नहीं लगेगा। यदि आपने 5 या 10 दिन का ब्रेक ले लिया, उसको ड्रॉप कर दिया, तो वही पढ़ाई आपके लिए बर्डन बन जाएगा। फिर ये समझोगे कि यार किस किस को याद करें, क्या क्या पढ़ें। तो रेगुलर कंटिन्यूटी रहना आपकी स्टडी में कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने तो पिछली क्लास में भी ये कहा था कि आप पढ़ाई को केवल एक एग्ज़ाम क्लियर करने की दृष्टि से ना पढ़ें। आगे कंपटीशन एग्ज़ाम और होने वाले हैं, भविष्य में आपके ये काम आने वाली बातें हैं, तो आप उसको लंबे टाइम की सोच के आपको पढ़ाई करनी है ताकि लॉन्ग टाइम तक आपको ये चीज़ें याद रह पाएँ। तो लास्ट क्लास में जैसा कि हमने आवेश के बारे में देखा था, तो आज उसी टॉपिक को अपने आगे बढ़ाने वाले हैं और बात करेंगे आवेश की। और अंत में हमने ये देखा था कि आवेश है वो 2 प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश 2 प्रकार का होता है। अब आवेश के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? आवेश का पहला टाइप होता है पॉजिटिव चार्ज और आवेश का दूसरा टाइप होता है नेगेटिव चार्ज। यानी कि आवेश एक तो धनात्मक होगा और एक हो जाएगा ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश किसे कहते हो? धनात्मक आवेश कौन सा आवेश होता है? जैसे अपने पास ये कोई एक पदार्थ है ए और ये पदार्थ हो गया बी। इन दोनों को आप आपस में रगड़ोगे तो एक पदार्थ से आवेश निकलेगा और दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है और बी में चला गया है, तो यहाँ जो ए पदार्थ है उसके लिए इलेक्ट्रॉनों की हो गई कमी, और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहाँ पे धनात्मक आवेश है वो बढ़ जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब धनात्मक आवेश में वृद्धि। तो इस पदार्थ में जो भी आवेश होगा वो कौन सा होगा? पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? यहाँ इलेक्ट्रॉन की बहुलता हो जाएगी, जिसके कारण इस पदार्थ पे जो भी आवेश आएगा वो कौन सा आवेश होगा? वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश किसे कहते हो? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश वह आवेश होते हैं। बात कर ले धनात्मक की, तो धनात्मक आवेश किसे कहोगे? किसी भी पदार्थ के ऊपर या उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होती है तो उस पदार्थ पर विद्यमान आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। और किसी पदार्थ पर यदि इलेक्ट्रॉनों की बहुलता होती है तो उस पर विद्यमान आवेश को आप क्या कहते हो? ऋणात्मक आवेश कहते हो। तो ये बच्चों आवेश के प्रकारों की हमने बात की थी। आज अपनी बात करने वाले हैं आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण मात्रक की। आवेश के मात्रक क्या होते हैं? तो बच्चों बात करेंगे आवेश के मात्रकों की। आवेश के मात्रक से संबंधित एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर फंसते हैं और बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सभी को पता है आवेश का मात्रक कूलाम होता है। सभी को सिर्फ इतना ही पता है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और नहीं जानते कि मात्रक से संबंधित कितनी बड़ी रामायण है। उसी रामायण को आज अपने देखने वाले हैं। तो भाई आवेश का जो मूल मात्रक होता है, आवेश का कौन सा मात्रक? आवेश का मूल मात्रक। मूल मात्रक का दूसरा नाम हो सकता है MKS पद्धति में मात्रक या फिर SI पद्धति में मात्रक। और MKS को मोस्टली MKSQ बोला जाएगा इस आवेश के लिए। MKSQ पद्धति में जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, ये सभी को पता है। तो इसका CGS मात्रक क्या हो जाएगा? इसका CGS मात्रक होगा स्टेट कूलाम। कौन सा हो जाएगा? स्टेट कूलाम होगा। तो यहाँ पे जो MKSQ या SI मात्रक है वो क्या बन गया? कूलाम बन गया। जबकि CGS मात्रक है वो क्या बनेगा? स्टेट कूलाम बन जाएगा। इसके अन्य और भी बहुत सारे मात्रक हैं, जैसे कि अपनी बात करें इसका सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक। तो भाई इसका सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? लास्ट क्लास में मैंने देखा था, पढ़ा था कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है? फ्रैंकलिन, जिसको FR से आप रिप्रेजेंट करते हो।
या कहते हो स्थिर विद्युत इकाई, बोले तो ESU। ESU का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई बन जाएगा। तो यहाँ पे मूल मात्रक है वो कूलाम है, फ्रैंकलिन इसका सबसे छोटा मात्रक है। तो मूल मात्रक और सबसे छोटे मात्रक में एक रिलेशन आएगा। तो एक कूलाम बराबर होता है बच्चों 3 गुणा 10 की घात 9 फ्रैंकलिन, या कह सकते हो 3 गुणा 10 की घात 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कि स्थिर विद्युत इकाई। आवेश का एक अन्य मात्रक भी होता है जिसको आप विद्युत चुंबकीय मात्रक, कौन सा मात्रक? विद्युत चुंबकीय मात्रक के नाम से जानते हो। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? क्या होगा? एब कूलाम का। क्या बनेगा? एब कूलाम। देखो यहां से क्लियर करो, मूल मात्रक कूलाम, सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम और विद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलाम। तो यहां से मूल मात्रक और विद्युत चुंबकीय मात्रक में भी एक रिलेशन होता है। विद्युत चुंबकीय मात्रक का मतलब क्या हो गया? विद्युत बोले तो इलेक्ट्रो, चुंबकीय बोले तो मैग्नेटिक और मात्रक बोले तो यूनिट। तो इसका मतलब हो जाएगा EMU। EMU क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। होता है इसका एब कूलाम। तो एक कूलाम का जो मतलब होता है एब कूलाम में कि 1/10 एब कूलाम। क्या होगा? 1/10 एब बराबर 1/10 एब कूलाम होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। साथ में ये आपने जो ES वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और ये क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इन दोनों में भी एक रिलेशन होता है। तो एक EMU बराबर होता है बच्चों 3 गुना 10 की घात 10 ESU। 3 गुना 10 की घात 10 ESU होता है। ये रिलेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। ओके, सबसे छोटा यदि इसका कोई मात्रक है तो फिर इसका सबसे बड़ा मात्रक भी होगा। तो बच्चों इसका जो सबसे बड़ा मात्रक होता है किसका? आवेश का। सबसे बड़ा मात्रक, यदि सबसे बड़े मात्रक की बात करें, आई थिंक आपको याद होगा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? क्या होता है? फेराडे होता है। क्या होता है? फेराडे। बड़ा मात्रक और मूल मात्रक, इन दोनों में भी एक रिलेशन होता है। तो एक फेराडे बराबर क्या बनेगा? एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ये रिलेशन आप अच्छे से याद रखोगे। एक फेराडे बराबर 96,500 कूलाम। देखो कितने सारे मात्रक निकल के आ गए। अब आप अपने आप में सोचिए कि आपको सिर्फ ये पता था कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो कितनी नॉलेज से आप रूबरू नहीं थे। एग्जाम में ये नहीं पूछते कि आवेश का मात्रक कूलाम है, वो इन्हीं में से कोई रिलेशन पूछ लेता है। सबसे छोटा मात्रक या विद्युत चुंबकीय EMU मात्रक, या फिर सबसे बड़ा मात्रक, या दो मात्रकों के बीच में रिलेशन, ये हमें देखने को मिलता है। तो यहां से आवेश का मूल मात्रक, मूल मात्रक का मतलब होगा मूल मात्रक, MKSQ मात्रक या SI मात्रक। एक जरूरी बात, ये जो मात्रक है वो MKSQ मात्रक है। यदि हमसे कोई ये पूछ ले कि MKSA में आवेश का मात्रक क्या होगा, ए का मतलब बच्चों यहाँ एम्पियर से है, तो MKS एम्पियर पद्धति में मात्रक क्या बनता है? तो आपको आवेश का मात्रक एम्पियर के पदों में लेके आना है। तो भाई धारा का सूत्र क्या होता है? I बराबर Q/T होता है। तो Q का सूत्र क्या बनेगा? I/T। तो Q का मात्रक क्या बन गया? I का मात्रक होता है एम्पियर, T का मात्रक होता है समय। ओके, तो एम्पियर इंटू टाइम किसका मात्रक हो गया? आवेश का मात्रक। कौन सी पद्धति में? MKSA पद्धति में। तो एग्जाम में ये देखने को मिलता है आवेश का MKSQ पद्धति में मात्रक क्या होगा, आवेश का MKSA पद्धति में मात्रक क्या होगा। इस चीज को आप अच्छे से याद रखोगे। ए पद्धति में मात्रक होता है एम्पियर इंटू टाइम और MKSQ पद्धति में मात्रक होता है कूलाम। तो ये मात्रक से संबंधित बहुत बड़ी रामायण है जो आपको अच्छे से परफेक्टली याद रखनी है। चलो इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं।
आवेश का मूल मात्रक MkS मात्रक या SI मात्रक क्या हुआ? कूलाम हुआ। CGS मात्रक क्या हुआ? स्टेट कूलाम हुआ। तो भाई विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या हुआ? विद्युत चुंबकीय मात्रक एब कूलाम हो गया। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन होता है, या स्थिर विद्युत इकाई बोले तो ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। तो सबसे छोटा मात्रक और मूल मात्रक में रिलेशन होता है, 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुना 10 की घात 9 फ्रैंकलिन, या इसको ESU में कह सकते हो, 3 गुना 10 की घात 9 ESU बन जाएगा। इसी प्रकार विद्युत चुंबकीय मात्रक था एब कूलाम, तो मूल मात्रक और एब कूलाम में क्या रिलेशन होगा? 1 कूलाम बराबर 1/10 एब कूलाम बन जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, इन दोनों में भी एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन ये होता है कि एक EMU बराबर 3 गुना 10 की घात 10 ESU होता है। सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा? फेराडे होगा। 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलाम बनेगा, और MkS ए प्रति मात्रक क्या बन जाता है? एम्पियर इंटू मीटर बन जाता है। तो ये पूरी की पूरी रामायण आवेश से संबंधित आपको अच्छे से याद रखना